अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सबसे पहले पाकिस्तान के साथ मैं हूँ अरूसा चौधरी और आज हम प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे मुल्क में होने वाली एक नई बहस के हवाले से। मुल्क में नए इंतज़ामी यूनिट्स या नए सूबे बनाए जाने के हवाले से एक बहस जो है वो छिड़ चुकी है। क्या ये इंतज़ाम होना चाहिए, नए सूबे बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए, इस हवाले से मुख्तलिफ जो है गुफ्तगू मुख्तलिफ जगहों पर की जा रही है। अगर हम बात करें वफाकी वज़रा की, इत्तेहादी जमातों की, सिंध हुकूमत की, तो वहाँ पर यह बहस का सिलसिला तो जारी है। लेकिन अगर मौजूदा गवर्नमेंट की बात करें तो उनकी जानिब से अभी तक इस हवाले से कोई प्लान, कोई टाइमलाइन या कोई मुसव्वदा अभी तक सामने नहीं आया है। इसका आगाज़ जो है वो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से हुआ, क्योंकि उन्होंने मौजूदा निज़ाम को कहा कि ये जो निज़ाम है ये नाकाम हो चुका है और ये कोलैप्स कर चुका है और हम अगले 10 साल बाद भी उन्हीं मसाइल का शिकार होंगे अगर हम इसी निज़ाम के साथ चलते हैं। अब अगर हम मौजूदा गवर्नमेंट की बात करें तो मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे रहनुमा हैं जिनकी जानिब से जो इसको इंडोर्स किया गया, उन्होंने नए इंतज़ामी यूनिट्स बनाने पर बात की है। लेकिन मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि अगर इंतज़ामी यूनिट्स बनाने हैं या नए सूबे तश्कील देने हैं तो सिर्फ पंजाब के नहीं होने चाहिए, सिंध, केपी और बलूचिस्तान में भी ये चीज़ होनी चाहिए। जबकि दूसरी जानिब अगर हम बाकी जमातों की बात करें तो पीपल्स पार्टी की जानिब से भी बहुत सारे लोग हैं जो इसको इंडोर्स करें, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इसकी मुखालफत करते नज़र आ रहे हैं। उसकी अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि निसार खोड़ो साहब जो कि पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा हैं, उनकी जानिब से भी गुज़श्ता हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उनके जानिब से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले की गई और उन्होंने इसकी बड़ी खुलकर मुखालफत की। उन्होंने कहा कि एक तरफ हम बात करते हैं कि हमें जो है अपने अखराजात को कम करना है, एक तरफ हम बात करते हैं कि हमें अपनी चीज़ों को बेहतर करना है, लेकिन दूसरी जानिब हम इसके ऊपर किस तरह से वे आउट निकालेंगे। तो उनका क्या कहना था, आइए सुनते हैं। सूबे बना के 22 चीफ मिनिस्टर चाहिए, 22 गवर्नर चाहिए, 22 काबीनाएं चाहिए, 22 चीफ सेक्रेटरी और आईजी चाहिए और कर्जे पे गुजारते हो, अखराजात कम करने की तलकीन करते हो और इस हुकूमत का कोई वफाकी वजीर और अखराजात बढ़ाने की बात कर रहा है। ये जो कुछ भी हुआ है पाकिस्तान की फिजा को गंदा करने की कोशिश है। अच्छा, निज़ार खोड़ो साहब की जो गुफ्तगू है वो आपने सुनी, इस हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है एमपीए शाजिया आबिद साहिबा, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया मोहतरमा हमें ज्वाइन करने के लिए। मोहतरमा, आपने सुना कि निसार खोड़ो साहब ने क्या कहा अभी नए सूबों इंतज़ामी अमूर के हवाले से। आप इस बारे में क्या कहती हैं, क्योंकि अगर हम बात करें नए सूबों के हवाले से तो जब पंजाब में इसकी डिवीज़न की बात होती है तो पीपल्स पार्टी इसकी खूब हिमायत करती है, हमें नज़र आती है, लेकिन जब सिंध की बात आती है तो वहाँ पर रेजिस्टेंस क्यों सामने आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। इसमें कोई शक नहीं कि आजकल जो ये टॉपिक छिड़ा हुआ है, जाहिर सी बात है मोहसिन नकवी साहब की स्पीच के बाद खास तौर पे एक फिजा गर्म हुई है। हम तो ये बात करते हैं ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाहिर सी बात है आइन बनाने वाली जमात है। आइन का तहफ़्फ़ुज़ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही कर रही है। मौजूदा दौर में भी हम देखें कि जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ही हैं जो ना सिर्फ आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं, अवाम के हकूक़ की बात कर रहे हैं। तो इसमें दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो जमात है जो आइंदा भी अगर कभी अवाम के इश्यूज की बात होगी, जैसे कि पहले भी कर रही है, अब भी कर रही है, आइंदा भी करेगी। तो जो पंजाब की अगर हम सूरत हाल देख लें तो पंजाब की जो असेंबली है, पंजाब असेंबली, उसने तो आईनी तौर पे एक करारदाद मंजूर की हुई है। हम तो सिर्फ अब जो बात करते हैं, हम सराइकी वसेब, मेरा पाकिस्तान मेरा जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से ताल्लुक है, सराइकी वसेब से मेरा ताल्लुक है। जी। हम तो अब सराइकी वसेब जो है एक अरसे से अपने हकूक की जंग लड़ रहे हैं और वो हकूक की जंग ना सिर्फ ये कि ग्राउंड पे लड़ी जा रही है, बल्कि पंजाब असेंबली ने वो करारदाद पास की हुई है सराइकी सूबे के हवाले से। हम तो अब उस सराइकी सूबे के करारदाद पर इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। अगर कोई और सूबा इस तरह की करारदाद, जाहिर सी बात है एक आईनी तरीक़ाकार है, हमें इस बात पे भी एतराज नहीं। अगर उनकी असेंबलीज को एतराज नहीं, वहां कोई करारदाद इस तरह की आ जाती है तो फिर उसको देख लिया जाएगा। अभी तो पंजाब की बात है, पंजाब में करारदाद मंजूर हो चुकी है, चूंकि हम चाहते हैं कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो। ठीक है शाजी साहब, जैसे अभी आपने बात की कि करारदाद मंजूर हो चुकी है, डेफिनेटली ज़िला राजनपुर से आपको एक काम के लिए, एक मुख्तसर से काम के लिए अगर इतनी दूर चलकर लाहौर आना पड़ता है, वही काम का काम अगर ज़िला राजनपुर में हो जाता है तो डेफिनेटली एक बेहतरी की पोजीशन है। इसी तरह अगर हम सिंध की बात करें तो वहाँ पर भी जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ से लोगों को अपने कामों के लिए इतनी दूर दूर तक कराची जाना पड़ता है, तो क्या उनके लिए भी ये बेहतरी नहीं होगी अगर वहाँ पर भी हम इनको इंतज़ामी यूनिट्स में डिवाइड करते तो?
नहीं, मेरी बात सुने ना, इसमें कोई शक नहीं कि जहां जहां मसाइल हैं उन मसाइल का हल होना चाहिए। जो भी सियासी हुकूमत है उसका काम ही लोगों को फैसिलिटेट करना है, मगर बात वही है ना कि अगर आईनी एक तरीका कार है, आइन की ही बात है, अगर वहां की असेंबली उसकी करारदाद को पास कर देती है जरूर वहां भी हो जाए, मगर सिंध में इस तरह की कोई मतलब आवाज नहीं है, क्योंकि सराइकी सूबे में जो ये पंजाबी हुकूमत कहा जाए, उन्होंने तो लोगों को कभी कोई हकूक दिए ही नहीं है। इसलिए सराइकी सूबे के लोग, सराइकी जो अवाम है, सराइकी इलाकों के लोग हैं, वो चाहते हैं कि उनके लिए अलहदा सूबा हो ताकि उनकी अपनी असेंबली हो, उनकी अपनी कोई बात हो, उनके जो रिसोर्सेज हैं वो उन पर ही लगाए जाएं। अगर सिंध के लोग इस तरह का कल को कोई मुतालबा करेंगे तो उस वक्त देखी जाएगी, अभी तो सिंध में इस तरह का कोई मुतालबा नहीं। अच्छा, अगर अवामी मशावरत से किसी खत्े में अक्सरियत की जो बात है उस पर इंतज़ामी यूनिट्स के ऊपर अवाम की राय बहुत ज़्यादा खुलकर सामने आ जाती है और अवाम इसके ऊपर बात करती है, तो तब पीपल्स पार्टी इसके ऊपर इसकी हिमायत करेगी? पीपल्स अवाम जो जाहिर है असेंबलीज में लोग बैठे हुए हैं वो अवाम की ही नुमाइंदे हैं, वो अवाम की ही वहां नुमाइंदगी करते हैं, अवाम की ही हकूक की बात करते हैं। तो एक जाहिर सी बात है, हमारा जो मुल्क है एक आइन के तहत चल रहा है। अब उस आइन में जो भी तरीकाकार है उसी को अडॉप्ट करके ही तो इस पे अमल किया जा सकता है, उसके अलावा तो नहीं किया जा सकता। अच्छा सर, मोहतरमा मुझे ये भी बताइएगा, जैसे आपने कहा कि किसी भी सूबाई असम्बली में अगर ये बात आती है और उस असम्बली में आइन के तहत रहते हुए 2/3 अक्सरियत से अगर ये चीज़ हो जाती है तो डेफिनेटली होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आप निसार खोड़ो साहब का बयान से इत्तेफाक नहीं करती, नहीं, क्योंकि वो मैं तो क्यों इसके नहीं सरासर इत्तफाक करती, मैं इख्तलाफ है ना, उन्होंने तो बात कर बिल्कुल ही रही कह हूँ। दिया कि होना ही नहीं चाहिए। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां की आवाम के अभी तक कोई इस तरह का मुतालबा सामने नहीं है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपके नज़दीक तो वो सूबे इसलिए बनने ये का बात कर रहे हैं, या अगर वहां के अवाम का मुतालबा सामने आता है वो करिए होता है या अक्सरियत है, तो वो तो उस वक्त की बात देखी जाएगी। अभी जो करारदाद मंजूर हो चुकी है, हम तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, बल्कि साल साल पहले से हो चुका है, उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं किया गया। हम तो उस अमल दरामद की बात करते हैं जो आज से कई साल पहले करारदाद मंजूर हो चुकी है। वो आजकल की बात नहीं है, वो पीटीआई के दौर की बात नहीं है, वो इस दौर की बात नहीं है, वो उससे बहुत पहले की बात है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर हम ये कहते हैं कि जहाँ पर ये चीज़ शुरू हो चुकी है हम वहीं जाएं और सिंध में हम नहीं करना चाहते क्योंकि सिंध की आवाम ने अभी इसके ऊपर बात नहीं की, लेकिन अमूमी तौर पर आपके नज़दीक ये इंतज़ामी यूनिट्स बनाने से या इस डिवीज़न से क्या नुकसान आते हैं? नहीं, वो निसार खोड़क साहब की एक बात, एक पॉइंट ऑफ व्यू तो उनका बिल्कुल ठीक है कि जो जिस बहरान का शिकार है मौजूदा हुकूमत कह लें, इसको ये कह लें कि पूरा मुल्क बहरान का शिकार है। जिस तरह शदीद महंगाई है, जिस तरह हम देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस आप डेली की बेसिस पे आप बढ़ा रहे हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग बहुत तंग परेशान हैं, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। आप वहां बैठ के, अब क्या हमारा ये वक्त इस वक्त इस तरह की बात करने का नहीं है कि हम उस अवाम को जो महंगाई की चक्की में पिसी हुई है, जिसके मसाइल हल नहीं हो रहे, हम उस पर बात नहीं कर रहे, हम एक नया टॉपिक हम छेड़ के बैठे हुए हैं। तो अच्छा, जहां जो बात करनी चाहिए मौजूदा सूरत हाल में हमें वो तो करनी चाहिए, हम वो बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हम अगर बात कर लें पुराने मसाइल के हवाले से, जब आपने कहा कि अभी पुराने मसले हल नहीं हो रहे और हमने नया एक मसला छेड़ लिया है, तो 2 दहाइयों से तो हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट रही है पीपल्स पार्टी में कि सिंध में, तो वहाँ के जो अभी तक मसाइल हैं जिनकी अगर हम बात करें, जो वहाँ का ढांचा है, वहाँ का तालीमी मसाइल है, वहाँ की सिक्योरिटी के मसाइल है, वहाँ पर लोगों के जो मसाइल है, वो अभी तक उस तरीके से हमें उनकी भी पोजीशन कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है, तो वो अभी तक क्यों हल नहीं हो पाए? आप ये देखें कि जो सिंध सिंध का बजट तक उठा लिया जाता है, सिंध का जो ड्यू एक हिस्सा बनता है वो नहीं दिया जा रहा, मगर उसके बावजूद जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जेर निगरानी कह रहे हैं, उनकी हिदायत के मुताबिक सिंध बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। सिंध का अगर हम सेहत का शोबा देख लें, सिंध का तालीम का शोबा देख लें, सिंध का इंफ्रास्ट्रक्चर हम देख लें, पंजाब से रोजगार पंजाब तो नहीं दे पा रहा, पंजाब से लोग अगर रोजगार उनको चाहिए होता है तो वो सिंध जाते हैं।
अच्छा यहाँ शाज़िया तो साहब, ऐसा नहीं है ना। आपने कहा कि सिंध का बजट वापस उठा लिया जाता है, मतलब वफाक की जानिब से तो तमाम सूबों को बजट दे दिया जाता है, तो फिर सिंध का बजट कैसे उठा लिया जाता है, ये कैसे ले लिया जाता है, ये ज़रा मुझे समझा दें। सिंध का जो एनएफसी अवार्ड के मुताबिक जो सिंध का हिस्सा है, वो सिंध का हमेशा से यही मुतालबा रहा है कि जो एनएफसी अवार्ड के मुताबिक हमारा हिस्सा बनता है वो हमें दिया जाए। हम तो वहां जब हमारी जो है ना रोड्स की बात आती है, सिंध गवर्नमेंट आप देख लें कि जो काम नेशनल गवर्नमेंट के करने के होते हैं वो विफाक नहीं कर रहा होता, वो सिंध अपनी जो है अपनी मदद आपके तहत कर रहा होता है। तो सिंध का तो बजट पूरा जो हिस्सा बनता है वो सिंध को नहीं दिया जाता। ये आज की बात नहीं है, ये पिछली गवर्नमेंट में भी हमारा यही मुतालबा रहा है कि जो एनएफसी अवार्ड के तहत हमारा हिस्सा बनता है वो हमें दिया जाए, मगर अभी तक वो नहीं दिया गया। ये तो अब मौजूदा सूरत हाल के तहत हमें जाहिर सी बात है, एक इंटरनेशनली एक बहरान आया हुआ है ईरान अमेरिका जंग की वजह से, तो हमने फिर भी हम विफाक को बचाने के लिए, हम विफाक का साथ देने के लिए, हम एक जमहूरी सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए हम उनके साथ बैठ गए, हमने उनके साथ कॉम्प्रोमाइज किया, हमने उनको अपने बजट में से मजीद हिस्सा दिया। अच्छा शाज़िया साहबा, हम बात करें गुड गवर्नेंस की, हम बात करें लॉ एंड ऑर्डर की, हम बात करें अकाउंटेबिलिटी की, वफाक से तो 18वीं तरमीम के ज़रिए जो इख्तियारात आपको मिलते हैं, लेकिन हमने देखा है जो सबसे मेन इशू हमें आ रहा है कि वो इख्तियारात की जो मुंतकिली है वो निचली सतह तक अभी तक नहीं हो पा रही, चाहे वो सिंध है, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो बाकी सूबे हैं। तो इस मसले का हल आप किस तरह से निकालती हैं ताकि ये मसला यहीं पर हल हो जाए, हमें शायद नए सूबे बनाने ही ना पड़े? इसमें कोई शक नहीं कि जाहिर सी बात है हमारी जमहूरियत जिस तरह जमहूरियत को आइडियली होना चाहिए उस तरह तो नहीं है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं, मगर ग्रेजुअली हमारा एक स्टांस यही रहा है और हम इस पे कायम भी हैं कि जब तक जमहूरी सिस्टम को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना चाहिए और वो बढ़ रहा है इंशाअल्लाह ताला। हालांकि बहुत सारी मुश्किलात हैं, अभी भी हम देख रहे हैं कि कश्मीर के इलेक्शन को किस तरह चोरी किया गया है, जमहूरियत बहुत कमजोर है, मगर इसमें दूसरी राय नहीं कि हमें ग्रेजुअली अपने अख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल करना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी बात है। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम सिंध असम्बली की स्पेसिफिकली बात करें और सिंध असम्बली में अगर अभी आप नए सूबे के मुतामिल नहीं हैं, तो फिर अगले 6 माह या 1 साल या 5 साल के में गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए आप ऐसा कौन सा मुतबादल प्लान पेश करते हैं जो आपको लगता है कि ये प्लान अगर हम पेश करें तो फिर हमें यहाँ पर सूबे बनाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी? सूबे जो बनाने की मैं तो आपको यही बात कहूंगी ना, जिस तरह के हमारा सिंध का सूबा है, सिंध में जिस तरह हम सेहत के मसाइल हमारे जो जाहिर सी बात है इतने ज्यादा हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, बन चुके हैं, और वहाँ जो है ना सेहत को फ्री लोगों के लिए इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ फ्री ऑफ कास्ट उनका इलाज हो रहा है, जहाँ तालीमी इदारे बन रहे हैं, जहाँ रोजगार है। तो जाहिर सी बात है अब हम पंजाब में बैठ के अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के हॉस्पिटल्स को तबाह कर दिया गया है, पंजाब के डॉक्टर्स जो है ना वो हॉस्पिटल से उनको निकाल दिया गया है, टीचर्स अपनी जगह बहुत परेशान है, यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ नौजवानों के लिए कुछ नहीं है। जबकि हम सिंध को देखते, सिंध में लाखों जो है ना हर लोगों को फ्री ऑफ कास्ट बना के दे दिए गए हैं। सिंध में जो हमारे लिए खवातीन के लिए इतने रोजगार के मौके हैं, जाहिर सी बात है वहाँ ग्रेजुअली बहुत बेहतर काम हो रहा है, जबकि पंजाब में एक शो ऑफ चंद गोगियां बैठी हुई हैं जो बैठ के लोगों को बता रही हैं कि पंजाब जो है ना वो बड़ा तरक्की कर चुका है, पंजाब बड़ा खुशहाल हो चुका है, हालांकि वो खुद खुशहाल हुए हैं, पंजाब के लोग तो खुशहाल नहीं हुए। बहुत शुक्रिया शाज़िया आबिद साहिबा, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद है। वो ये कही थी कि सिंध के हालात पंजाब के हालात से बहुत ज़्यादा बेहतर है, सिंध के स्कूलों के निज़ाम जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। सिंध में अगर हम बात करें हेल्थ सिस्टम की तो वहाँ के डॉक्टर्स का, वहाँ के हॉस्पिटल्स के निज़ाम बहुत ज़्यादा बेहतर है, और इसके साथ साथ सिंध के लोगों को न सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं बल्कि वहाँ पर लोगों को घर तक बना कर दिए जा रहे हैं। ये तो सूरत हाल है उन्होंने कहा सिंध की, इसलिए सिंध को शायद उस तरह से ज़रूरत नहीं है, लेकिन पंजाब में नए सूबे ज़रूर बनने चाहिए। इसके ऊपर मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं इन्हीं इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से जिन पर बहस का सिलसिला जारी है। मुल्क में नए मंसूबे बनने चाहिए, नए इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए, क्या निज़ाम हमें इसमें अपनाना चाहिए, क्या जो है मैप आउट करनी चाहिए चीज़ें, उसके ऊपर बहस तो काफ़ी अरसे से चल रही है। लेकिन एक सोशल मीडिया पर जो नक्शा जो है वो गर्दिश कर रहा है वो बेसिकली कोई वेरीफाइड नक्शा तो नहीं है, लेकिन उसके ऊपर एक डिवीज़न की गई है मुख्तलिफ सूबों के हवाले से। तो उसकी बेहतर सिचुएशन क्या हो सकती है, किस निज़ाम के साथ हमें ये चीज़ें चलानी है, इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर हुमायूं अहमद साहब। सर बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि मोहसिन नकवी साहब ने जो बयान दिया है, आप उनके इस बुनियादी मौक़िफ़ से इत्तेफाक करते हैं कि निज़ाम कोलैप्स कर चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, हम तो बहुत पहले कह रहे थे। इमरान खान ने 2022 में कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर आप लोगों के पास कोई प्लान है तो मुझे बता दो, मैं खुद पीछे हट जाता हूँ, आप वो कर लो। लेकिन अगर आपके पास प्लान नहीं है और आपने सिर्फ इमरान खान को पीछे हटाना है तो फिर और बात है। नंबर 2, उन्होंने कहा था, बाजवा साहब को कहा था कि देखिए, आप जिस तरीके से हमारी हुकूमत को हटा रहे हो, आप लोगों से मईशत नहीं संभलेगी। फास्ट फॉरवर्ड 4 साल, आज पाकिस्तान की मईशत इस वक्त बदतरीन हालत में है। पाकिस्तान के पर वज़ीर आज़म तो कहते हैं हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, वो तो कहते हैं बड़ा पॉजिटिव है। इस तरह है कि अगर आप तरक्की कर रहे होते ना, तो आपके जो 2 मेजर इंडिकेटर्स होते हैं, एक पॉवर्टी और एक एम्प्लॉयमेंट, वो कम से कम पॉजिटिव डायरेक्शन पे तो जा रहे हो। चलो मैं मान लेता हूँ कि बाकी चीजें होती है, लेकिन आपकी पॉवर्टी, फॉर एग्जांपल, देखिए पाकिस्तान इससे पहले भी बहुत ज्यादा दूध की नहरें नहीं बहती थी, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान की जो पॉवर्टी थी वो 40%, 80%, 60% से कम होते होते 2022 में 18% पे आ गई थी। अब अगर उसी तरीके से देखा जाए तो इसको जरा कम ही होना चाहिए था। 4 सालों में 12% हो जाती, चलो बहुत ज्यादा नहीं, 18 पे ही रह जाती, ये उसके बाद 44% पे ना जाती। दैट शोज के कितना डिक्लाइन हुआ है। अच्छा, उसके बाद वी आर ऑलमोस्ट नाउ टचिंग, जो अभी लेटेस्ट फिगर्स है वो इन्फ्लेशन 9.2% पे चला गया। आपका जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो 75 साल की बदतरीन लोएस्ट लेवल पर है। आपके जो क्या कह सकते हैं उसे, इंडस्ट्रीज की है जो पैदावार है, वो पाकिस्तान की 25 साल बदतरीन उसमें है। आप लोग तकरीबन हर चीज में पीछे जाते जा रहे। पाकिस्तान जो हुमायूं साहब, 2022 में था उससे भी चला गया। अगर निज़ाम वाकई कोलैप्स कर चुका है तो आपके नज़दीक नए इंतज़ामी यूनिट्स या नए सूबे बनाना इसका हल है? देखिए, 2 चीजें हैं, क्या नए सूबे या नए इंतजामी यूनिट्स होने चाहिए। सूबे मेरे ख्याल में, देखिए एक बात याद रखिए कि पाकिस्तान के जो 4 सूबे हैं उनमें एक बैलेंस ऑफ पावर जो है ना, वो एक सूबे के पास है जिसको हटना चाहिए और सबको बराबर होना चाहिए। अब उसके लिए आप क्या फॉर्मूला करते हैं वो बैठ के डिस्कस हो सकते हैं। नंबर 2, इंतजामी यूनिट बिल्कुल जरूरी है, होने चाहिए। अब सवाल ये होता है कि क्या जो प्रेजेंट जो जो लीडरशिप है, क्या इस लीडरशिप इंक्लूडिंग द एस्टैब्लिशमेंट सारे, क्या ये लोग वो कर सकते हैं, उनको चला सकते हैं। मेरे ख्याल में आपको जो तरीका कार है लीडरशिप को लाने का, जिसको हम पॉलिटिकल मेरिट कह सकते हैं, वो पॉलिटिकल मेरिट आने का सिस्टम गलत है। उस पॉलिटिकल मेरिट को लाने के लिए आपको ठीक करना पड़ेगा। अगर आपके पास, लेट्स से, अगर आपके पास असातिज़ा नहीं है, अच्छे क्वालिफाइड असातिज़ा नहीं है पढ़ाने वाले, तो आप जो मर्जी कर लो, आपका रिजल्ट जो स्कूल का या कॉलेज का रिजल्ट होगा वो नहीं होगा। आपको कोई मेरिट का सिस्टम करना पड़ेगा जिससे आप बेहतर असातिज़ा लेकर आते हो। अब वो तरीका क्या है? वो तरीका है, पॉलिटिकल तरीका है, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, जो इमरान खान कहते हैं कि यार ये चीज होनी चाहिए। अब इसमें वो बातचीत हर एक से करने को तैयार है। ये 2 चीजें हो जाए पाकिस्तान के अंदर, मे भी 5 साल नहीं, मे भी 10 साल नहीं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी, एक पॉलिटिकल लीडरशिप ग्रो करेगी जो कि फैमिली डायनेस्टी से हट कर निकल अच्छा आएगी। सर, देखिए हम अगर इंतज़ामी यूनिट्स की बात करते हैं तो भी तो हम फैमिली डायनेस्टी से हट जाएंगे ना, क्योंकि नए इंतज़ामी यूनिट्स जब बनेंगे तो नए लोग सामने आएंगे, नए चेहरे सामने आएंगे, चाहे वो इंतज़ामी यूनिट्स की सूरत में है, चाहे वो नॉट नेसेसरली। देखिए इस तरह है
फैमिली डायनेस्टीज इस तरह होती हैं कि इन लोगों ने अपने ही लोगों को आगे, फॉर एग्जांपल अभी बात हुई थी कि इस मोहसिन नकवी के उसके बाद बातचीत हुई तो बिलावल भुट्टो और वहां पे वो बाप बेटा बेटी और 3-4 लोगों ने किया है। यहाँ पे 4 बंदे मिले थे, समधी, बाप, बेटी और चचा, इन 4 ने मिलकर मुलाकात की है। वेयर इज द अदर पार्टी? पॉलिटिकल स्ट्रगल से आपके अंदर वो मेच्योरिटी नहीं आती जो आनी चाहिए। तो वो एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का ये एक बहुत बड़ा क्या कह सकते हैं उसे, ड्रॉबैक है। उसके लिए आपको विद इन पॉलिटिकल पार्टी भी आपको एक पॉलिटिकल चीज को ऊपर उभारना होगा। तो आपको बहुत अच्छे सर, जब पाकिस्तान नए में सूबे टैलेंट की कमी बनेंगे, नहीं है। नए इंतजामी यूनिट्स बनेंगे तो नई पॉलिटिकल पार्टीज भी तो सामने आएंगी। जब नई पॉलिटिकल पार्टी सामने आएंगी तो नए लोगों को भी मौका मिलेगा। मैं मिसाल दे देता हूं, अगर फर्ज करें मैं पंजाब में दे देता हूं, पंजाब के आप 4 हिस्से करते हैं, तो आपको कौन कहता है कि एक का मरियम नवाज, एक का हमजा शहबाज, एक का क्या कह सकते हैं उसका ये क्या ना, लेकिन सर देखिए, हसन हुसैन। अवाम का भी तो रद्द अमल इसमें बहुत मैटर करता है ना। आपको लगता है कि अगर वही एक पार्टी आराम का 4 रहते जगहों हैं, पर रख दे तो क्या वो आजकल पार्टी के कामयाब हो जमाने जाएगी? में आजकल के जमाने में अवाम ने इससे बड़ा रद्द अमल क्या दिया था कि उन्होंने सारे के सारे 2024 के 8 फरवरी में उन्होंने इनको बिल्कुल तबाह करके रख दिया था, खत्म कर दिया था, सिर्फ 17 सीटों तक महदूद कर दिया। इन्होंने 17 सीटों से उठा के अपने आप को 170 सीटों पे ले आए हैं। सर कैन यू इमेजिन के 153 सीट्स दे हैव, उसमें इन लोगों ने वायलेशन किए 153 सीट्स पे। तो उस चीज को आप भूल जाए, ये लोग बाकमाल लोग हैं बेईमानी में, इनका कमाल नहीं है बेईमानी में। अच्छा चलें सर, डिसीजन मेकिंग की बात कर लेते हैं। अगर हमने नए इंतज़ामी यूनिट्स बनाने हैं या जो भी नया ढांचा बनाना है, इसका डिसीजन जो है वो आपके ख्याल में कैसे होना चाहिए? अवामी रेफरेंडम से होना चाहिए या जो हमारी वफाकी पार्लिमानी कमेटीज़ हैं उनके थ्रू होना चाहिए? देखिए, इसका एक तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले जो जो सूबे हैं, जो एक तरीका है सूबों के अंदर आप हो जाए, और आप इसको बेस्ट तरीका ये होगा, इसको आप एज एन एजेंडा लेकर उसमें जाएं, इलेक्शंस में जाएं, एंड लेट पीपल वोट ऑन दिस एजेंडा। माहिर साहब, ये बात तो बानिया पीटीआई की जानिब से भी की गई थी कि लाहौर में रश बहुत ज़्यादा हो गया है। लाहौर के हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बारी ही नहीं आ रही किसी चीज़ की। तो यहाँ पर रश को कम करने के लिए हमें नई जो है चीज़ों को डिवाइड करने की ज़रूरत है। तो आपको नहीं लगता है कि वो भी इसी पॉइंट की बात कर रहे थे कि हमें चीज़ों को डिवाइड कर देना चाहिए ताकि चीज़ें आसान हो जाए? अगर इंसाफ की बात करें तो अगर डिवाइड हो जाएंगे सूबे, लोगों को इंसाफ मिलने में आसानी होगी, वक्त कम लगेगा। देखिए, इमरान खान के जो अपने अल्फाज हैं वो ये थे कि अगर आप मेरी बात, मेरी पर्सनल आप वो करें, तो मैं जो डिवीजन के लेवल पे इंतजामी यूनिट्स बना लूंगा, डिवीजन के लेवल पे, जिसका मतलब है 36 से 42 डिविजन्स हैं पाकिस्तान में, उनको मैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना लूंगा। और उसके लिहाज से हर जगह पे, अच्छा वहां पे आपको जरूरी नहीं है कि आप वो करें, आप ये कर सकते हैं कि जो आपका, अच्छा यहाँ पे देखें, फर्ज करें अगर आप कहते हैं कि जब इनको एज अ सेपरेट प्रोविंसेस बनाएंगे तो आपके पास चीफ मिनिस्टर होगा, आपके पास सारी उनकी काबीना, ये सब, उसको कम करने के लिए आप थोड़ा सा इसको आपस में, जिसे कहते हैं ना, मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। आपका जो बल्दियाती सिस्टम है उसमें आप डिवीजन के लेवल पे एक सिस्टम बना सकते हैं, जैसे यूके में है। यूके में आपकी नेशनल पार्लियामेंट है, फिर हर जगह की अपनी छोटी पार्लियामेंट्स हैं, वो छोटे उनके हो जाते हैं, तो उस लिहाज से आप उनको लेकर चल सकते हैं। तो यहाँ पे आप आप ये छोटे कहना छोटे चाहते हैं कि हुकूमत को चाहिए या जो भी हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है उन्हें चाहिए कि पहले वो बल्दियाती निज़ाम को एक दफ़ा आजमा के देखें, उन तक वो वसाइल पहुंचाकर उन तक ट्रांसमिशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो जानी चाहिए पहले, और हम पहले उनको आजमाएं। अपॉर्चुनिटी नहीं है। देखिए, 2 चीजें याद रखें, एक है डिसीजन मेकिंग पावर और एक है फाइनेंसेस। ये डिसीजन मेकिंग पावर, फाइनेंसेस, अगर आप बल्दियात के लेवल तक ले जाएंगे, बल्दियात इज अ स्मॉलर यूनिट्स, अगर आप उनके पास, देखिए डेवोल्यूशन ऑफ पावर हम लोगों ने क्या किया है, पैसों को अपने पास रखने के लिए हमने सेंटर से तो पैसे ले लिए हैं, जी। उल्टा सेंटर को हमने गरीब कर दिया है, लेकिन हमने उसको
प्रोविंस की हद तक उसको लाके रोक दिया है। उसको अगर आप प्रोविंस से नीचे डिवॉल्व कर दें और उसको डिवीजन के लेवल तक ले जाएं, तो फिर आपको वहां पे ज्यादा बेहतर होगा। उससे ये होगा कि एक तो पैसे जो होंगे जब डिवीजन पे आएंगे तो ज्यादा उसकी ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी कि किस किस लेवल पे क्या है। प्लस ये है कि वहां पे जो अवाम होगा उनका कनेक्ट ज्यादा होगा। आपके डिवीजन लेवल पे ज्यादातर काम जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है वो वैसे भी डिवीजन लेवल पे हो रहे हैं, तो आप वहां पे डिवीजन लेवल पे लेकर उनको करना शुरू कर दें। मैं ये समझता हूँ इट्स अ गुड, जो इमरान खान ने कहा था इट्स अ गुड वे ऑफ डूइंग इट, और उसको आप लेकर चलें। तो ये तो इमरान खान ने इन सब लोगों के कहने से बहुत पहले की बात है, उन्होंने कहा था, तो यही तो स्टेटमेंटशिप होती है कि वो आप बहुत पहले कर लेते। अच्छा, ये एक बात याद रख लेना, जितने क्रिकेटर्स जो इमरान खान के जमाने में उनसे थोड़े से बाद में या वो थे, वो सब लोग एक चीज कहते हैं। जैसे अभी मैं पिछले दिनों वकार यूनुस की सुन रहा था, वो कह रहा था कि यार इमरान खान मुझे ये कहता था कि तुम छत से छलांग मार लो, मैं छलांग मार लेता, मैं ये ना पूछता कि क्या मेरी टांग टूटेगी, मुझे चोट लगेगी। क्यों? वो कहते हैं कि उनका वो हमेशा लीड करते थे अपनी मिसाल से, और उनके होते हुए हम लोगों ने सबसे ज्यादा हम लोगों ने अपने आप को एज अ क्रिकेटर इवॉल्व होते हुए देखा है। तो ये वो लीडरशिप क्वालिटी होती है जो लोगों को इंस्पायर करती है फॉर फॉर फॉलोइंग द पर्सन। अच्छा और वही सर, मुझे वाली ये बात है बताएं कि इमरान। आपके नज़दीक या आपकी पार्टी के नज़दीक कौन सा ऐसा मुतबादल ढांचा है या कौन सा ऐसा मुतबादल निज़ाम है जो जिसके ऊपर अमल करके हमें नए सूबे बनाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी? अच्छा, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। इस तरह है, अगर आप अपने बच्चे की उंगली ना पकड़ें तो वो कभी चल नहीं सकता, लेकिन अगर आप उसकी हर उंगली पर हर वक्त उंगली पकड़ के रखें वो कभी दौड़ नहीं सकेगा। आपने जो हमारा एक सिस्टम है जो 19 लेट्स से 47 या 54 से एक आया हुआ है जो नॉन पॉलिटिकल सिस्टम है, उसने पाकिस्तान को जकड़ के रखा हुआ। पाकिस्तान भाग नहीं सक रहा, पाकिस्तान दौड़ नहीं सक रहा, पाकिस्तान अभी भी उसी तरीके से उसी वक्त के अंदर है। हम लोग पीछे रह गए हैं। दिस इज द टाइम कि हमें उस चीज को हट जाना चाहिए, उनको समझ आ जानी चाहिए कि इट कैन नॉट वर्क एनी मोर। अभी एक नई जनरेशन आ गई है। मैं मिसाल एक और दे देता हूँ। कोडेक और ये बहुत जबरदस्त कंपनीज थी, लेकिन उन्होंने इवॉल्व नहीं किया एवोल्यूशन ना? में इवॉल्व नहीं किया, वो खत्म हो गई हैं। अभी आप क्या कर रहे हैं? जो जेन जी है, जेन जी इवॉल्व कर गई है इन सोशल मीडिया। एग्जैक्टली। आपने सोशल मीडिया के ऊपर एक कदगन लगा दी है। ये वो चीजें हैं, ये वो दकियानूसी किस्म की एक सोच है जो इस मुल्क को जकड़ के रखा हुआ है। यू नीड टू लेट पीपल गेट अच्छा सर, आउट। आखिरी सवाल अगर हम बात कर लेते एक दफ़ा फिर से मोहसिन नकवी साहब के बयान के हवाले से, तो आप भी ये जानते हैं कि जब तक 2/3 अक्सरियत नहीं होगी किसी भी असम्बली में, ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती, और 2/3 अक्सरियत पर लाने के लिए तमाम जमातों का एक साथ बैठना ज़रूरी है और एक साथ बात करना ज़रूरी है, जो कि अभी तक हमें इस सिचुएशन में पार्टीज़ एक दूसरे के साथ उतनी हम आहंग नज़र नहीं आती हैं। तो आपका क्या ख़्याल है कि ये जो बयान मोहसिन नकवी साहब का आया है, ये एक सल्यूशन के लिए आया है या फिर ये एक डाइवर्जन है टू सम एक्सटेंट? एक इलेक्शंस के ऊपर जो बात चल रही थी, इलेक्शंस के ऊपर जो एक बहस मुबाहिसा चल रहा था, उससे ध्यान हटाने के लिए? अच्छा देखिए, जो मैं समझता हूँ, जो मुख्तलिफ जगहों से जो होता है ना, लोग बात करते हैं इधर उधर करते हैं, तो उससे जो पता चलता है, उससे एक चीज मेरे दिमाग में आई है या जो मैंने अखज किया है। मोहसिन नकवी को कहा गया था कि आपने ये सूबों की बात करनी है। मोहसिन नकवी को ये नहीं कहा गया था कि आपने ये बताना है कि ये हुकूमत फेल हो गई है और उसका चेंज का था। ये उन्होंने जो वहां पे बातचीत हो रही थी, प्रॉब्ली जो डिस्कशंस हो रही थी, उन्होंने अपनी तरह से, वो होता है ना कि मोर लॉयल टू द किंग देन द किंग हिमसेल्फ, तो उन्होंने वो बात कर दी है, जिसको फिर फायर फाइटिंग के लिहाज से उन्होंने एक इशारा दिया है कि जी हुकूमत कहीं नहीं जा रही। और आपने देखा होगा बहुत सारे एंकर लोगों ने आके और फलाना के जी हुकूमत कहीं नहीं जा रही है, ये वो है, वो फिर बाद में उसी तरह से बताया गया फलाना है। लेकिन एक किस्म का एंडोर्समेंट जो मोहसिन नकवी ने कहा था, उसकी एंडोर्समेंट जरूर आ गई थी
एक आध दिन के बाद। बहुत शुक्रिया। इन चीज़ों की जो इंतज़ामी सूरत हाल है उसको किस तरह से बनाना है, वो तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, हमें किस तरह से चीज़ें मैनेज करनी है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। या वक्त तो एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से, और अगर हम बात करें इंतज़ामी यूनिट्स की तो हम पिछले काफ़ी अरसे से इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, और इसके ऊपर मज़ीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मेजर जनरल एजाज़ अवान ने। सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर अगर हम सिक्योरिटी के मामलात से इस चीज़ को देखें, अगर हम नए इंतज़ामी यूनिट्स बनाते हैं तो छोटे सूबे में पुलिस, CTD, इंटेलिजेंस की कार्रवाइयाँ जो हैं उनमें किस तरह से ये बेहतरी देखते हैं, या क्या तब्दीली है जो इसमें आ सकती है? जी थैंक यू वेरी मच। देखिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होते हैं छोटे, इनका सिक्योरिटी से डायरेक्ट नहीं है। आप अफगानिस्तान की मिसाल ले लें, वहां पे 34 सूबे हैं, छोटा मुल्क है, 34 सूबे हैं और 34 के 34 में अमन नहीं है। तो वहां पे क्योंकि गवर्नेंस इश्यूज है, तो अमन का जो ताल्लुक है वो गवर्नेंस से होता है, रूल ऑफ लॉ से होता है, वो लोगों के साथ इंसाफ और मुआशी जो इंसाफ है मईशत के एतबार से, रोजगार के एतबार से, अगर ये चीजें ठीक हों तो कौम खुशहाल हो तो अमन कायम होता है। लेकिन जिस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर ठीक ना हो, जिसमें गवर्नेंस बहुत अच्छी ना हो, जिसमें मुआशी इंसाफ ना हो, तो वहाँ आप छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाएं या बड़े, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर ठीक नहीं होगी तो सिक्योरिटी के मसाइल इसी तरह रहेंगे। तो मैं इसको डायरेक्टली सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखता। गवर्नेंस अगर बेहतर कर सकते हैं, लेकिन गवर्नेंस बेहतर करने के लिए वो जो बुनियादी कंटेंट है, जो बुनियादी इंग्रेडिएंट्स हैं, वो वही हैं कि अगर छोटे सूबे हों या बड़े हों, अगर वहाँ पर गवर्नेंस बेहतर होगी, रूल ऑफ लॉ होगा, लोगों को अपनी मर्जी से, अपनी वोट से, अपनी राय से लीडरों का या गवर्नर ने जो जिन लोगों का वो इंतखाब करना चाहते हैं, अगर वो फ्री एंड फेयर होंगे तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। सूबे बड़े हों या छोटे हों, उसका ताल्लुक डायरेक्ट इस चीज से नहीं है। अच्छा सर, अगर ये सूबे बन जाते हैं तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इनका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? देखिए अगर बन जाते हैं तो देखने को स्मॉलर यूनिट्स होंगे उनको, लेकिन उनकी मुआशी वायबिलिटी, जो मुआशी एतबार से वो कितने वायबल होंगे, उनका रेवेन्यू जनरेट करने की कैपेसिटी क्या होगी, नेशनल जो कंट्रीब्यूशन है उनकी फेडरल गवर्नमेंट के लिए, NFC जिसे हम कहते हैं, उसकी तकसीम, जो हुकूमत है उसका साइज क्या होगा, वहाँ के हर सूबे में एक हाई कोर्ट बन जाएगी, सूबाई हाई कोर्ट हर सूबे में बन जाएगी, एक गवर्नर हो जाएगा, एक चीफ मिनिस्टर हो जाएगा, फिर उस हुकूमत का साइज क्या है। अगर मुईशत पे इतना बोझ डाल दिया जाए कि उन 12 या 16 सूबों के 16 चीफ मिनिस्टर हों और वो इसी तरह से रहें कि जहाज खरीदते रहें, कारें खरीदते रहें और अपने जो अखराजात हैं उनको अपने लाइफ स्टाइल के मुताबिक डाल लें, तो वहाँ प्राइस प्रॉब्लम वहाँ का वहाँ ही रहेगा। सही। लेकिन सर अगर जिस तरह आपने बलूचिस्तान जैसे सूबे की अभी बात की है, अगर उसको हम इंतज़ामी यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो लोग जो इन्हें अपना मसला हल करने के लिए दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता है, वो मसाइल कम हो जाएंगे, एहसास महरूमी का जो शिकार है बहुत सारे लोग, क्या उसमें भी कमी आएगी? इस तरह की चीज़ें या इस तरह के एस्पेक्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए वो बेहतरी आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बेहतरी आ सकती है, लेकिन मैंने कहा ना बेहतरी के लिए छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होंगे। अब इलाके के एतबार से बलूचिस्तान तमाम सूबों से बड़ा है, आबादी के लिहाज से वो सबसे छोटा है, तो वहाँ आबादी का इशू नहीं है, वहाँ आबादी रह कहाँ रही है, उनको कॉन्सेंट्रेट करके नए शहरों में अगर हम आबाद करें
اور ہر شہر کے اندر ایجوکیشن اور ہیلتھ کی فیسلٹیز دیں, اسپورٹس کی فیسلٹیز دیں, وہاں لوگ جانور پالتے ہیں ویٹنری سینٹرز ان کو دے دیں تو شاید چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. لیکن اگر ان کا پھیلاؤ یہی رہے گا اور ایک ایک گھر تک بجلی پہنچانا ہے, ایک ایک ڈیرے تک جو ہے وہ انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے, گورننس کے ایشوز تو پھر اسی طرح رہیں گے. تو دیکھنا یہ ہے کہ مینجمنٹ کیسے امپروو ہوگی, گورننس کیسے امپروو ہوگی, ان کے اندر جو نظام ہے, ڈھانچہ بنے گا ہر صوبے کا, حکومت کا, کیا وہ معاشی طور پہ وائبل ہوگا, کیا وہ ریونیو جنریٹ کر رہیں گے, اور کیا وہ معیشت کے اوپر مزید بوجھ تو نہیں بن جائیں گے. بالکل سر, اس سے پہلے کہ ہم ان انتظامی یونٹس تک جائیں اور ان کو بنایا جائے, لیکن اس سے پہلے اگر ہم اپنے اوور آل ریزروز کو دیکھیں اور اپنی معاشی صورتحال دیکھیں اور پوری دنیا میں جو جنگ کی صورتحال لگی ہوئی ہے اس کی وجہ سے پاکستان پر جس طرح سے اکانومی پر افیکٹ آ رہا ہے, کیا اس وقت ہم متحمل ہوں گے ایک اس طرح کے سسٹم کو بنانے کے جس میں ہمیں اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے؟ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ہمیں فائنانسز کی ضرورت ہے, تو کیا ہم اس وقت معاشی طور پر اس چیز کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جو اس وقت معاشی حالت ملک کی, اس نہج ملک پہنچ کیوں ہے, اس پوزیشن پر ملک پہنچا کیوں ہے, یہ نہیں کہ وہاں وسائل کی کمی ہے, یہ وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ انصاف نہیں ہے, کرپشن بہت زیادہ ہے ہماری سوسائٹی میں, اور جو جوڈیشیس ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہے وہ نہیں ہو رہی. وہاں پہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا نظام نہیں ہے, ہر آدمی اس کو پلنڈر کر کے ملک سے دولت باہر جا رہی ہے. اب آپ دیکھیں ہمارے منسٹر صاحبان ہی بات کرتے ہیں, ابھی کل کشمیر میں انتخابات ہوئے ہیں, ایک مرکزی رہنما نے کہا جی آپ تو 35 ارب روپیہ ملک سے باہر بھیج چکے ہیں, پیپلز پارٹی کو کہہ دیا. بھائی اگر وہ اس طرح پیسہ باہر جا رہا ہے تو آپ نے اس کو روکنے کے لیے کیا کیا؟ تو اگر روکا نہیں جا سکتا, اور پھر جو مختلف ادوار کے وزیر اعظم ہیں ان پر جتنے الزامات لگتے رہے ہیں منی لانڈرنگ کے اور ملک سے پیسہ باہر بھیجنے کے اور ٹیلی فونک ٹرانزیکشن ٹی وی کا کیس جسے ہم کہتے ہیں, اس طرح کے اگر نظام رہے گا اور اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی تو پھر تو یہ پورے کا پورا سسٹم جو ہے مزید خراب ہونے کے امکانات ہیں. لیکن اگر کوئی سوچا سمجھا منصوبہ ہے, صوبے بنائے جا سکتے ہیں, ان کی ایفیشنسی ان میں لائی جا سکتی ہے, وہاں گورننس بہتر ہو سکتی ہے, جو لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے, جو حکومت کا ڈھانچہ ہے صوبائی حکومتوں کا اس کو چھوٹا کر دیا جائے. لیکن کیا ابھی جو منسٹرز ہیں جس طریقے سے پروونشل اسمبلیز کا سائز ہے, یہ کس سائز کی اسمبلیز بنے گی, کس سائز کی گورننس ہوگی, گورنر کتنا ہوگا, ایک گورنر ہوگا, چیف منسٹر ہوگا, کیبنٹ کا سائز کیا ہوگا, تو یہ پوری تفصیلات جو ہیں یہ ایک مکمل مربوط نظام اور ویل تھاٹ آؤٹ اگر منصوبہ ہے تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں, اور اگر جلد بازی میں کچھ کر دیا گیا تو چیزیں مزید خراب بھی ہو سکتی ہیں. بالکل. اچھا سر, آپ نے بھی گڈ گورننس اور لا اینڈ آرڈر کی بات کی, ہم گزشتہ پروگرام میں بھی اسی کے اوپر بات کرتے تھے کہ جب تک گڈ گورننس اینڈ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ نہیں ہوگا, چیزیں اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. تو لیکن اگر ہم گڈ گورننس اینڈ لا اینڈ آرڈر کے لیے ہی ان کو انتظامی یونٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں تو وہ شخص جس کو بہاولپور سے اپنے کام کے لیے لاہور آنے پڑتا ہے, وہی اگر اس کا کام اس کے شہر کے اندر ہو جائے گا تو آپ کو نہیں لگتا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اور انصاف کی سچویشن آٹومیٹکلی بیٹر ہو جائے گی؟ آٹومیٹیکلی بہتر تو نہیں ہوگی, لیکن یقیناً لوگوں کے جو اخراجات ہیں, جو ٹریول کے ایکسپینڈیچرز ہیں, لیکن آپ اس اگر بہاولپور کی بات کر رہی ہیں تو وہاں کیا جاب اپرچونٹیز کریٹ ہوں گی, لوگوں کے مسائل پیدا کیوں ہوتے ہیں, ان کا حل لوکل گورنمنٹ لیول پہ. تو چھوٹے صوبے ایفیشنسی کے اعتبار سے تو بہتر ہو سکتے ہیں, لیکن کیا ان کی معاشی وائبلٹی ہوگی؟ اگر وہ معاشی اعتبار سے اتنا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں کہ اپنے صوبے کا نظام سنبھال لیں تو پھر تو ہوگا. لیکن اگر مزید ٹیکسز لگانے ہیں اور ہر چیز پر ٹیکس لگا کر لوگوں سے کلیکٹ کرنا ہے پیسہ, اور پھر اس کو حکومتی ڈھانچوں میں اس طریقے سے خرچ کرنا ہے جو سیاست کی نظر ہو جائے, تو پھر مزید حالات خراب ہونے کے امکانات. ٹھیک ہے. اچھا سر, اب جس طرح آپ نے کہا کہ ان چیزوں میں اگر ہم معاشی طور پر وائبل نہیں ہوتے تو چیزیں ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوں گی, آفٹر سم ٹائم ہم پھر سے انہی چیزوں کے اوپر بحث کریں ہوں گے اور شاید میں بھی ہم دوبارہ سکیں کہ سسٹم کولیپس ہونے جا رہا ہے. تو بہتر طریقہ کیا ہے؟ کیا ہم صوبوں میں ہی ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں یا ہمیں انہیں انتظامی یونٹس کا نام دے کر اپنے اخراجات کو کم کرنے کی ضرورت ہے؟
देखिए बात ये है, सूबे बड़े हों या छोटे हों, पहली बात ये है कि अगर हम एक डेमोक्रेसी हैं, एक जमहूरी निज़ाम है, क्या लोगों के वोट का एहतराम है, फेयर इलेक्शन होते हैं और जो नुमाइंदे पार्लियामेंट में आकर बैठते हैं क्या वो आवाम के सही मुंतखब नुमाइंदे हैं, क्या उनमें अहलियत है कि अपने इलाके के जो मसाइल हैं उनको हल कर सकें, क्या सेनेट में बैठने वाले लोग टेक्नोक्रेट्स हैं और वो आइन साजी और कानून साजी को समझते भी हैं या नहीं है। और अगर ये सीटें भरी जा रही हैं एक खास रेशो के एतबार से और उस तरीके से असेंबली और सेनेट को फिल किया जा रहा है, क्या लोग रूट लेवल पे बुनियादी जो जमहूरियत है उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। अगर इंतखाबात ही फेयर नहीं होते और डेमोक्रेसी का जो स्ट्रक्चर है वो एक इलेक्टेड नुमाइंदों की बजाय सिलेक्टेड नुमाइंदे चला रहे हों तो फिर वो उन्हीं को अपील करेंगे जो उनको लेकर आते हैं। ठीक है सर, इस हदबंदी से पहले चूँकि अब पिछले एक हफ्ते से ये गुफ्तगू चल रही है तो बात सिर्फ हदबंदी के ऊपर हो रही है, लेकिन इस हदबंदी से पहले कोई कौमी सिक्योरिटी वसाइल के ऊपर कोई रिस्क असेसमेंट की गई है या की जानी चाहिए ताकि उस रिस्क असेसमेंट के बाद हम एक बेहतर फैसला कर सकें? देखिए, होने को तो जाहिर है जब एक पूरे मुल्क का निज़ाम तब्दील करने की बात की जा रही है तो इसके ऊपर बहुत सोच विचार होनी चाहिए। हम हर तरह के निज़ाम इस मुल्क के अभी तक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी ट्राई कर चुके हैं, वन यूनिट भी पूरा सूबा वन यूनिट होता था वेस्ट पाकिस्तान में और 2 सूबे होते थे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, वो निज़ाम भी ट्राई कर चुके हैं, वन मैन वन वोट भी ट्राई कर चुके हैं। लोकल गवर्नमेंट का जो निज़ाम है उसको भी बनाया गया, बड़ा मजबूत बनाया गया, लेकिन इन्हीं सियासतदानों ने न उसके इंतखाबात कराए न उसको चलने दिया। तो जब जो फसाद की जड़ है अगर उसी की तरफ हम नहीं जाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर लोकल गवर्नमेंट एफिशिएंट हो तो उस इलाके का एमपी और एमएलए नाराज हो जाता है कि जी मेरी तो इलाके में वक्त खत्म हो गया, सारे काम तो लोकल मेंबर्स जो हैं लोकल बॉडीज के वो कर रहे हैं और डीसी और डीपीओ कर रहे हैं, तो वो उनके इख्तियारात काम करने शुरू कर देते हैं। हम डेवलपमेंट के फंड्स जो हैं वो देते हैं एमएनएज और एमपीओ को, इसी तरह नौकरियों का कोटा एमपी और एमएनए को मिल जाता है और जिस तरीके से वो फंड तकसीम करते हैं उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बिल्कुल। तो जिस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी ना हो, जिस मुल्क में इंस्टीट्यूशंस काम ना कर रहे हों, तो वहाँ गवर्नेंस की बेहतरी की तवक्को कैसे की जा सकती है। तो इसलिए इस पूरे निज़ाम को बड़ा सोच समझ के अगर बनाया गया है और इस तरीके से हम छोटे सूबे बनाना चाहते हैं तो यकीनन बेहतरी आ सकती है, लेकिन उसमें गवर्नेंस और फेयर इलेक्शन और फिर उसमें इंसाफ और मुआशी वायबिलिटी को देखते हुए अगर बनाए जाएंगे तो शायद बेहतरी की तरफ हम जा सकते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। बात हो रही है नए सूबों के इंतज़ाम के हवाले से, नए इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए, क्या वजूहात है जिनके बाद नए इंतज़ामी यूनिट्स बनाने की ज़रूरत पेश आ रही है और उन इंतज़ामी यूनिट्स को बनाने से पहले किस तरह से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो पहला प्लान है वो क्या होना चाहिए, इसके ऊपर बातचीत तो जारी है लेकिन अभी तक कोई हतमी चीज़ सामने नहीं आई। लेकिन बारहा जो चीज़ सामने आ रही है मुख्तलिफ जगहों से वो यही है कि जब तक हम गुड गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर और अकाउंटेबिलिटी के मामलात को बेहतर नहीं करेंगे, सूबे जितने मर्जी बन जाए चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। आपका इस हवाले से क्या ख्याल है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आज के प्रोग्राम से हमें दें इजाज़त, कल फिर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।